नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है प्रिंसिपल एंड इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मेजर पोलूटेंट और ब्रैकेट में दे दिया एयर, वाटर एंड नॉइस। तो यहाँ पे हम एयर की बात करेंगे, एयर में भी एम्बियंट एयर की बात करेंगे और एम्बियंट एयर में आपके जो मेजर पोलूटेंट हैं वो किस प्रिंसिपल पे आप मेज़र करते हो, किस प्रिंसिपल पे वो इक्विपमेंट बेस होते हैं जिनकी हेल्प से आप इन पोलूटेंट को एनालाइज करते हो। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो कि आपके प्योरली कंपटीशन को देखते हुए पॉइंट्स बन सकते हैं, उनकी बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करेंगे। अभी तक हम EIA पे बात कर चुके हैं, 4 लेक्चर मैंने बनाए, 4 या 5 लेक्चर हैं शायद। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वो चीज़ें हुई होंगी। उसके बाद में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमने बात की और यहाँ पे ठीक है, मैंने ये टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज़ बहुत ही कम डाटा इसका आपको मिलेगा। बहुत ही कम ऐसी बुक हैं बिल्कुल प्योरली लैब मैनुअल की हेल्प से और अपना मेरी जो प्रेजेंटेशंस रही हैं उनकी हेल्प से कुछ नया अपना पढ़ के मैंने ये छोटे छोटे प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है, PPT बनाने की कोशिश की है, जिसकी हेल्प से डेफिनेटली आपके जो नंबर हैं एग्ज़ाम में वो बूस्ट होने चाहिए। इसी तरीके से मैंने ये लेक्चर जो है प्रिपेयर किया है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे केवल एम्बियंट एयर की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एयर से। एयर पोलूटेंट जब भी हम कंसीडर करते हैं दोस्तों, तो उसको 2 भाग में हम विभाजित कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है एम्बियंट एयर, दूसरी होती है स्टैक। एम्बियंट एयर को जहाँ पे सिंपली हम सांस लेते हैं उसको हम एम्बियंट एयर बोलते हैं। एम्बियंट एयर में कौन कौन से मेजर पोलूटेंट हो सकते हैं और वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, किस मेथड पे आप उनको एनालाइज करोगे, उनकी बात करेंगे। दूसरा मेथड, दूसरा पार्ट जो है वो है स्टैक। कोई भी स्टेशनरी सोर्स से मेरा मतलब है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में एक चिमनी लगी होती है, उस चिमनी में से धुआं निकलता है, उस धुएं में कौन कौन से पोलूटेंट होते हैं, अब वो आपका स्टैक मॉनिटरिंग। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एम्बियंट एयर की, यानी कि जिस हवा में, जिस एयर में आप सांस लेते हो उसमें कौन कौन से पोलूटेंट हो सकते हैं। बहुत सारे पोलूटेंट हो सकते हैं वैसे तो, बट जब हम प्रैक्टिकली मेज़र करने की बात करते हैं अपने इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो कौन कौन से मेजर पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है डस्ट। पुराना टाइम में हम केवल डस्ट मेज़र करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्लासिफिकेशन इंक्रीज होता गया, डस्ट को भी उन्होंने क्लासीफाई किया कि भाई हर डस्ट का पार्टिकल इतना नुकसानदायक नहीं होता है, तो उन्होंने उसको क्लासीफाई किया PM10, यानी कि एक ऐसा डस्ट का पार्टिकल जिसका साइज़ जो है वो 10 माइक्रोन या उससे कम हो। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक और क्लास दी PM2.5, यानी कि भाई ऐसी डस्ट जिसका जो साइज़ है वो 2.5 माइक्रोन या उससे कम हो। अभी PM1 भी आ गया है। अलग अलग डस्ट का अलग अलग आपके अंग पे, अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग इफेक्ट होता है। तो PM10 और PM2.5 मेजर एम्बियंट एयर पोलूटेंट में से एक हैं। इसके लिए सेपरेट में एक लेक्चर बनाऊंगा। यहाँ पे हम जिन पोलूटेंट की बात करेंगे वो सारे के सारे पैरामीटर जो हैं वो वेट मेथड से आप, यानी कि केमिकल एनालिसिस की हेल्प से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे पहली लिस्ट जो मैंने बनाई है इसमें मैंने आपको दिए हैं मेजर एम्बियंट एयर पोलूटेंट और वो किस मेथड से आप एनालाइज करते हो। सबसे पहला पैरामीटर मैंने यहाँ पे दिया है SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ये पैरामीटर जो है हम TCM मेथड्स की हेल्प से मेज़र करते हैं।
या मॉडिफाइड वेस्ट एंड ग्रीक। जैसे दोस्तों ठीक कर लेना बच्चों, ये वेस्ट है, ठीक है, आगे मैंने लिखा हुआ है, ये टाइप करते हुए एस छूट गया है इसमें से। तो वेस्ट एंड ग्रीक मेथड जो है हम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम जैकब एंड हचिंसन मेथड से मेज़र करते हैं। मॉडिफाइड जैकब एंड हचिंसन मेथड कहिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आर्सेनेट मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसके लिए दो नाम दिए हैं इसमें मैंने, ठीक है। जैसे SO2 के केस में देखो TCM मेथड, तो ये है सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में आप किसी भी गैस को एब्जॉर्ब करोगे। और ये हो गया आपका जिसने ये मेथड बनाया है, मॉडिफाइड वेस्ट एंड ग्रीक मेथड, मॉडिफाइड जैकब एंड हचिंसन मेथड। ओजोन, ओजोन KI मेथड से हम डिटरमिन करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, कैडमियम सल्फेट मेथड, आपका क्लोराइड मिथाइल ऑरेंज मेथड, अमोनिया एंडोफिनॉल ब्लू मेथड, ठीक है। फ्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्प्शन मेथड, और आपका आयन सेलेक्टिव मेथड, और फिनोल 4 अमीनो एंटीपायरीन मेथड। तो ये तो आपके ब्रॉडली मैंने पैरामीटर लिख दिए हैं जो ज़्यादातर हम मेज़र करते हैं। बट बिल्कुल सेलेक्टिवली अगर आप मेथड की बात करो तो आप SO2, NO2, ओजोन और अमोनिया, ये 4 मेजर पैरामीटर हैं जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली लैब में मेज़र करते हैं। जब भी हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करते हैं कि भाई इंडस्ट्री में जाके हमने वहाँ की एम्बियंट एयर देखनी है, या किसी वर्क जोन में जाके वहाँ की एम्बियंट एयर देखनी है, या फिर रोड के पास में हमने अपना एम्बियंट एयर क्वालिटी चेक करनी है, कहीं भी, तो PM10 2.5 के साथ ये 4 जो आपके पैरामीटर हैं ये हम जो है मेज़र करते हैं। एक एक करके इनकी बात करेंगे हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे बनते हैं, ठीक। सबसे पहले हम NO2 की बात करेंगे। तो जिस मेथड, जिस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है NO2 मेज़र करने का मेथड, वो प्रिंसिपल मैंने लिख दिया है। तो लाइन टू लाइन अगर आप देखें तो NO2 इन एयर इज कलेक्टेड बाय स्क्रैबिंग ए नॉन वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आर्सेनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस लाइन में सिंपली आपको ये कहा गया है कि NO2 को हम एक नॉन वॉल्यूम, यानी कि जिसकी हमें वॉल्यूम पता हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 20 लीटर, ठीक, एयर को हम एक सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब कराते हैं। वो सॉल्यूशन किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आर्सेनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, सोडियम आर्सेनाइट सॉल्यूशन ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने एब्जॉर्ब करा सकते हैं, बट इसमें सोडियम आर्सेनाइट क्यों डालते हैं? एफिशिएंसी इंक्रीज कराने के लिए, ठीक है। अगर आप सोडियम आर्सेनाइट यूज़ नहीं करेंगे तो एफिशिएंसी कम होती है, सोडियम आर्सेनाइट डालने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसीलिए इस सॉल्यूशन में हम सोडियम आर्सेनाइट डालते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सॉल्यूशन में NO2 को एब्जॉर्ब हमने करा लिया। उसके बाद में हमने उसको कलर देना है। देखो भाई, जब भी हम इस टाइप के काम करते हैं, जो लैब में लोग काम करते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी कोशिश करना। हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, मान लो पानी है, ठीक। उस पानी में हमने NO2 मेजर कराई। अब हमें ये भी तो देखना है कि कितनी एब्जॉर्ब हुई। उसके लिए हम उसको कलर दे देते हैं, ठीक। कलर कैसे देंगे? आपका सल्फिनिलामाइड जो है वो
और आपका नीडा NEDA। ठीक, इसकी हेल्प से क्या होगा, एक रंग बन जाएगा, एक कलर डेवलप हो जाएगा। उस कलर की इंटेंसिटी हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे देख लेंगे। जितना ज़्यादा कलर होगा उतना ही आपका एक बड़ी रीडिंग आएगी, सिंपल शब्दों में कहो तो। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन हमारे पास में है, जिसमें कम कलर डेवलप हुआ, इसका मतलब कि उसमें कम नॉक्स था, कम NO2 था। जिसमें ज़्यादा हुआ उसमें ज़्यादा नॉक्स था। तो इस टाइप से हमने एक जगह पे, सपोज करो कानपुर में, आगरा में, ठीक है, दोनों 2-3 जगह पे ऐसे ऐसे करके सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग करके हमने देखा कि भाई आगरा से जो हमने सैंपल लिया था वो ज़्यादा कलरफुल हो गया। ठीक, कलर से हमें अंदाज़ा तो लग गया कि वहाँ पे NO2 ज़्यादा है भाई, क्योंकि इसका जो कलर है वो ज़्यादा पिंक हो गया है। बट कितना है वो हमें इंस्ट्रूमेंट पे डालने से ही पता चलेगा। इंस्ट्रूमेंट में हम डालेंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हमें एक रीडिंग दे देगा, उससे हमें पता चल जाएगा भाई इतना यहाँ पे NO2 है। उसी रीडिंग को जैसे हमने वो किया था, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ा था, वो उस टाइप से डिफरेंट 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 मेथड हैं दोस्तों। वो तो सेंसर बेस है, ये हमारा लैब बेस है, हमें पता चल जाएगा। तो पहली चीज़ हमने बताई, सॉल्यूशन क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, सोडियम आर्सेनाइट। आर्सेनाइट क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसमें उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इसके बाद में कलर किसकी हेल्प से हमने डेवलप कराया, उसमें सल्फिनिलामाइड और आपका नीडा की हेल्प से। अब इस मेथड से आप 9 से लेके 750 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो NO2 मेज़र कर सकते हो। ये इसकी रेंज है। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में जो चीज़ दी हुई है, अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हाँ, तो ये इसकी रेंज होगी इस मेथड की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 50 ml फाइनल सॉल्यूशन बना रहे हो तो 1 to 2 माइक्रोग्राम की रेंज में आपको ये मिलेगा नॉक्स। तो रेंज की बात कर ली, प्रिंसिपल की बात कर ली, सोडियम आर्सेनाइड क्यों ऐड करते हैं ये बात कर ली हमने। अब भाई एयर है, हवा खींच रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि केवल NO2 ही खींचेगी, वो तो जो कुछ भी एयर में होगा वो सारी खींच लेगी। और वो सारी खींचने के बाद में सारा का सारा कुछ चीज़ हो सकता है हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए। तो उसकी इंटरफ्रेंस को दूर करने के लिए आप कौन से केमिकल यूज़ करते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मेजर इंटरफ्रेंस जो आएगी वो आएगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की। इसको दूर करने के लिए आपने क्या यूज किया, आपका H2O2, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड की इंटरफ्रेंस को आप कैसे दूर करोगे, किस केमिकल की हेल्प से आप से दूर करोगे। ठीक, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन हमने बताया ही है आपका कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हम क्या डालते हैं, सोडियम आर्सेनाइड। तो पहले तो NO2 का प्रिंसिपल क्या है, फिर जिस मेथड आपको आप यूज़ कर रहे हो उसका नाम पता होना ज़रूरी है, उसके बाद में उसकी रेंज पता होनी ज़रूरी है, उसके बाद में इंटरफ्रेंस होती है तो किस चीज़ की मेजर इंटरफ्रेंस हो सकती है और कैसे उसे दूर कर सकते हो। ये हुए आपके मेजर पॉइंट यहाँ पे। ठीक, सिंपली आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें आपको हालांकि ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लोअर रेंज जो है आएगी आपकी 8.47 और मैक्सिमम रेंज जो आएगी वो आएगी आपका
423.5। ये तो लैब वर्क है, बिल्कुल प्योरली लैब वर्क है। ठीक है, कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि नहीं आते हैं, बट ठीक है, मेरी प्रेजेंटेशन थी उसमें से मैंने ये डाल दिया है। ये फिर से आप कैलिब्रेशन करो कैसे बनाओगे, उसके लिए थोड़ा सा मैंने ये लिखे हैं पॉइंट्स कि भैया जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने हमें रिकमेंड किया हुआ है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उसकी हेल्प से आप कैलिब्रेशन करो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले एक हम सॉल्यूशन लेंगे जिसमें NO2 नहीं होगा, फिर दूसरे में 2 ml होगा, फिर तीसरे में 4, 6, 8, 10। ठीक है, इस टाइप से होंगे। 50 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम लेंगे और उसमें ये डाल देंगे सब कुछ। उसके बाद में हमने क्या करना है कि भैया सोडियम प्रोक्साइड क्यों ऐड करते हैं 1 ml, जिससे कि आपके SO2 की इंटरफ्रेंस दूर हो जाए। सल्फिनामाइड और नीडा क्यों डालते हैं, अभी बताया, कलर डेवलप करने के लिए। उसके बाद में से 50 ml तक हमने वॉल्यूम उसका मेकअप कर लिया। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि किस वेवलेंथ पे इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आपका 540 नैनोमीटर ये पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक, बाकी सब तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड एक स्लाइड है, बट ये पॉइंट आपने ध्यान से याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं हमारे SO2 के मेज़रमेंट की। तो SO2 के मेज़रमेंट में फिर से वही चीज़ देखेंगे हम कि भैया प्रिंसिपल क्या है। तो SO2 को हम एक सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब कराएंगे जो कि जिसका नाम है TCM, टेट्राक्लोरोमर्क्यूरेट। और जो टेट्राक्लोरोमर्क्यूरेट सॉल्यूशन है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है डाई सल्फिटो मर्क्यूरेट। भैया देखो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म तो हो ही जाएंगी, इनको याद रखना है। अभी सॉल्यूशन नॉक्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, सॉक्स के लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपका डाइसल्फिट मर्क्यूरेट बना है उसको फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, पैरारोजालिन के साथ में हम रिएक्ट कराएंगे तो एक कलर डेवलप होगा। ठीक है, वो कलर जो है किसका होगा, पैरारोजोलिन मिथाइल सल्फोनिक एसिड का। ये पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं ना, थोड़े से ये ग्रीक भाषा लग रही होगी मेरी, बट ये क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में कि कौन सा कलर डेवलप होता है, ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सा सॉल्यूशन एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं और किस वेवलेंथ पे आप उसे मेज़र करते हो। ये आगे दूसरी SO2 के लिए वेवलेंथ भाई 560 नैनोमीटर पे हम इसको मेज़र करते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं इस पे। फिर आपकी आगे रेंज एंड सेंसिटिविटी। ठीक, 25 से 1050 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है इस मेथड से आप मेज़र कर सकते हो। ये रेंज जो आपको दी है बिल्कुल ध्यान से आपने ये सब याद कर लेना है। इंटरफ्रेंस, तो इंटरफ्रेंस कैसे रिमूव करते हैं, इस पे जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। NO2 की जो कंसंट्रेशन है उसको रिमूव करने के लिए आप क्या ऐड करोगे, सल्फामिक एसिड। NO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इंटरफेयर करेगा, इसलिए
उसको दूर करने के लिए हमने क्या डाल दिया, सल्फामिक एसिड। NO2 इंटरफ्रेंस इज रिमूव्ड बाय सल्फामिक एसिड। ओजोन, ओजोन की अगर इंटरफ्रेंस है वो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एजिंग ऑफ सैंपल। एजिंग ऑफ सैंपल से मेरा क्या मतलब है, रख देंगे, ठीक है, 10 मिनट उसको हम निकाल, जब एनालिसिस करना है तो 10 मिनट रख देंगे। 10 मिनट रख देंगे तो जो ओजोन है वो उड़ जाएगी। सिंपल सी चीज़ है भाई, ओजोन का तो उड़ने का ही काम है, ठीक है। ओजोन तो मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो अगर ओजोन की इंटरफ्रेंस दूर करनी है तो उसे आप रख देंगे। इसके अलावा आप जो हैवी मेटल्स हैं या मेटल्स हैं उनकी इंटरफ्रेंस को दूर करने के लिए क्या ऐड करते हो, EDTA। क्या यूज करते हो, EDTA। मेटल्स के नाम मैंने इसमें लिख दिए हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ SO2 एम्बिएंट एयर में किस मेथड से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, क्या बनता है, कैसे बनता है, किस वेवलेंथ पे से मेज़र करते हैं, रेंज और सेंसिटिविटी कितनी है, इंटरफ्रेंस जो है वो कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा बोरिंग है दोस्तों, बट करना तो है ही भाई, एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है। तो ये फिर से स्टैंडर्ड स्लाइड है मेरी एक, तो उसमें नॉक्स की इंटरफ्रेंस के लिए हमने 1 ml सल्फामिक एसिड डाल दिया, ओजोन के लिए हमने उसको डिले कर दिया, ठीक है, एजिंग कर दी सैंपल की, और आपका ट्रांस मेटल के लिए EDTA डाल दिया। इस टाइप से हमने इंटरफ्रेंस जो है वो इसकी दूर कर ली। तो ये यहाँ पे फिर से ये स्टैंडर्ड स्लाइड है, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो फ्लो रेट होगा वो किस रेट से आप सैम्पलिंग करोगे। 0.2 से 1 LPM, लीटर पर मिनट, ठीक, LPM का मतलब होता है लीटर पर मिनट। ये हम इतना फ्लो रेट रखते हैं 0.2 से लेके 1 के बीच में, धीरे धीरे गैस को पंप करते हैं, पंप करके सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब कराते हैं। जैसे ही वो एब्जॉर्ब में जाएगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी सॉल्यूशन, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन में जैसी जाएगी। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ये एक अटैचमेंट लगी हुई है इन शीशों में, क्या भरा हुआ है, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन भरा हुआ है। एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन में वो गैस एब्जॉर्ब हो रही है। फ्लो रेट कैसे चेक करोगे, ये रोटामीटर जो लगा हुआ है इसकी हेल्प से, ठीक है, इसकी हेल्प से आप फ्लो देखते रहोगे, और ये जो वॉल लगी हुई है इसके से कंट्रोल कर लोगे। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो फिर से सैम्पलिंग पीरियड के लिए मैंने एक टेबल दी है। 30 मिनट के लिए रेट आपका 2 LPM हो सकता है। 1 घंटे के लिए अगर आप सैम्पलिंग करते हो तो 1 LPM। 1 से 4 घंटे के लिए सैम्पलिंग करते हो तो 0.5 LPM का फ्लो रेट। 8 घंटे की सैम्पलिंग के लिए 0.2, और 8 से अगर 24 घंटे के लिए आप अगर सैम्पलिंग करती हो तो 0.1 से लेके 0.2 लीटर पर मिनट का आपका फ्लो रेट होगा। तो इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन भर लिया हमने 10 से 30 ml, और फिर अपना इस फ्लो रेट पे उसको रन करा दिया, उस एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन ने वो एब्जॉर्ब कर लिया जितना भी है। फिर से वही चीज़ मैंने बताई है। ये तो प्योरली लैब वर्क हो गया हमारा, कि हमने पिपेट किया, अपना वॉल्यूमेट्रिक सीरीज लगाई पहले फ्लास्क की, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की, उनमें हमने TCM डाला। TCM के बाद सल्फामिक एसिड ऐड किया। सल्फामिक एसिड क्यों ऐड करते हैं अभी बताया मैंने। फिर उसके बाद में हमने फॉर्मेल्डिहाइड डाला, पैरारोज़ोलिन डाला। ये सब डालने के बाद में हम उसको 560
नैनोमीटर की रेंज पे 30 से 60 मिनट के बीच बीच में मेज़र कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। अब बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया एंडोफिनोल ब्लू मेथड, और इसमें एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनियम सल्फेट बनेगा। ठीक, और सिंपल सी चीज़ है, प्रिंसिपल के बाद में रेंज 20 से 700। इंटरफ्रेंस पर्टिकुलेट मैटर की हो सकती है। कैसे रिमूव करोगे? फिल्टर करके एयर को। ये स्लाइड बहुत ध्यान से आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, कि भैया अमोनिया को हम इकट्ठा किया, एब्जॉर्ब कराया किस में? सल्फ्यूरिक एसिड में, जिससे आपका अमोनियम सल्फेट बनेगा। उसको हम कलरीमेट्रिक मेथड से एनालाइज करेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड आपका एल्काइल सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, इनको आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद करना है दोस्तों। रेंज मैंने बता दी, इंटरफ्रेंस की बात कर ली। सेम चीज़ अब तो आपको समझ में आनी शुरू होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किस वेवलेंथ पे आपने इसको मेज़र करना है। ठीक है, 630 नैनोमीटर की आप इस पे वेवलेंथ पे आप इसे मेज़र करोगे दोस्तों। अब ओजोन को मेज़र करना दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि एक तो ओजोन जो है वो केवल दिन में ही बनती है। पूरी केमिस्ट्री है ओजोन केमिस्ट्री। और अगर सनलाइट होगी तो ही बनेगी, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ओजोन नहीं प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद में ये पहले ओजोन बन गई, फिर ओजोन उड़ना शुरू हो जाती है। सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो ओजोन को मेज़र करना एक बहुत ही टफ टास्क है लैब मेथड से। सेंसर तो अब नए नए आगे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपकी जो ओजोन है वो बेसिकली हमने कलेक्ट करनी है पोटेशियम आयोडीन बफर सॉल्यूशन में। पीएच देखिए 6.8, जो आपकी जो पीएच इन्होंने दी है। ठीक, इसका लिखने का मोटिव सिंपल यही है, पीएच प्ले ए ग्रेट रोल इन द मेजरमेंट ऑफ द ओजोन इन एम्बिएंट एयर। तो आपने इसको पॉइंट को ध्यान से रख लेना है कि भाई सोडियम पोटेशियम आयोडाइड बफर सॉल्यूशन की जो पीएच होनी चाहिए वो 6.8 होनी चाहिए। और किस वेवलेंथ पे आप इसे मेज़र करोगे? 352 नैनोमीटर पे। ठीक, अब किस इंटरफ्रेंस की बात करें हम, किसकी सबसे ज़्यादा इंटरफ्रेंस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके लिए हम कैडमियम ट्राइऑक्साइड का ट्रैप बनाते हैं। केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ दोस्तों, लाइन टू लाइन आप देख ही रहे होगे इनको कि प्रिंसिपल क्या है। इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड बफर सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब कराएंगे। पीएच कितनी होनी चाहिए? 6.8। किस वेवलेंथ पे मेज़र करेंगे हम इसको? 352 नैनोमीटर पे।
इंटरफ्रेंस किसकी होगी? सल्फर डाइऑक्साइड की। कैसे रिमूव करेंगे? आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ट्रैप से। तो हमने फिर से ये तो वही चीज़ है कि जब आप लैब में काम करोगे आफ्टर जेई और जेएसओ, तो ऐसे आप काम करोगे कि भाई आपने एक फ़िल्टर पेपर लिया, उसमें 15 ml एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2.5 कैडमियम ट्राई ऑक्साइड मिक्स किया, फिर उसको आपने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद में उसे पीसेस में कट किया और उसके बाद में बीजर बोतल में उसको डाल दी के ट्रैप बनाया। ठीक, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ इसमें। फिर वही सैम्पलिंग की हमने अब तो समझ में आ गया होगा पिंजर बोतल क्या होती है। आपको 10 ml एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन डाला। एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन क्या है हम बात कर चुके हैं। सैम्पलिंग की हमने 1 LPM पे 1 घंटे के लिए, और उसके बाद में वॉल्यूम जो है उसको देखा, कम हुई तो उसको हमने मेकअप कर लिया। मेकअप करने के बाद में अपना कैलिब्रेशन ग्राफ बनाने के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाए, मिक्स किया और मिक्स करके सारा काम आपने कम टेम्परेचर पे करना है। रूम टेम्परेचर पे मेंटेन रखना है सारा सॉल्यूशन लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 352 नैनोमीटर के उस पे आपने इसको मेज़र कर लेना है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोशिश देखिए, जब तक लैब वर्क को कितना भी मैं एक्सप्लेन कर लूँ, जब तक आप लैब में नहीं देखेंगे तब तक आपको वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती। फिर भी कोशिश की है मैंने थोड़ी सी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब PM10 और PM 2.5 की बात करेंगे तो ये पूरे के पूरे मेजर पैरामीटर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस की मैंने बात कर ली है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जब तक आपने अभी तक कोई लैब देखी नहीं है, किसी लैब में काम किया नहीं है एयर पोल्यूशन की, तो बहुत ही मुश्किल है। बट कंपटीशन तो क्लियर करना है, इसके लिए इम्पोर्टेंट डाटा मैंने ये दिया है। डाटा बनाने के लिए ही इस सारी की सारी प्रेजेंटेशन पे मेहनत की गई है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ हद तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जब आप इसे बार बार देखेंगे, नोट करके आराम से करेंगे, तो डेफिनेटली जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड हैं मैंने बताए हैं, जिन पे एम्फेसिस दिया है, उनको कभी मिस मत करना। तो दोस्तों अपने कमेंट्स ज़रूर मेरे तक पहुँचने चाहिए। आपके कमेंट्स ज़रूर दें। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।